Good morning, class 8. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, last day we already started chapter 10 of your science, reaching the age of adolescence, right? And in this chapter, we already learned about adolescence and puberty, changes at puberty, secondary sexual characters. So today we are going to learn role of hormones in initiating reproductive function. Okay? Let's start. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. तो जो endocrine glands है वो क्या करते हैं? It's release hormones. It's release hormones to where? Into the bloodstream. Okay? And to reach a particular body part called target site. अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन को रिलीज करता है. कहाँ पे रिलीज करता है? ब्लड स्ट्रीम में. अब ब्लड स्ट्रीम में जब रिलीज हो रहा है हार्मोन्स तो वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे इसका नीड है, जहाँ पे इसका जरूरत है, पर्टिकुलर वही बॉडी पार्ट्स में जाएगा. और पर्टिकुलर उस बॉडी पार्ट्स को उस टाइम हम लोग क्या कहते हैं? टारगेट साइट कहते हैं. और उसी टारगेट साइट पे वो हार्मोन्स पहुंचेगा. क्लियर? सॉरी, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन. अब ये टारगेट साइट जो है वो उस टाइम क्या करेगा? उस हार्मोन को रिस्पॉन्स करेगा. देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. तो हमारे जो बॉडी है यहाँ पे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है एंड डक्टलेस ग्लैंड्स भी बहुत सारा है. The testes and ovaries secrete sex hormones. जो टेस्टिस और जो ओवरीज है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो टेस्टिस और जो ओवरीज है ये जिस हार्मोन को रिलीज करता है यही हार्मोन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबल होता है. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये जो सेक्स हार्मोन्स है यानी कि जो कि रिलीज होता है टेस्टिस से एंड ओवरीज से सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स जो रिलीज होता है ये एक्चुअली किसके कंट्रोल में रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में. पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है उसके कंट्रोल में रहता है. द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes. Okay? तो पिट्यूटरी जो है ग्लैंड वो बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जिसमें से एक है ओवा, जिसमें से एक ओवा यानी कि जो मैच्योर ओवा होता है, एग होता है, उसको रिलीज करता है ओवरीज से. और स्पर्म्स जो कि टेस्टिस में फॉर्म होता है. ओके? तो बेसिकली क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है. रिलीज करने के बाद टारगेट साइट में जाके वो जब पहुंचता है वहां से फर्दर जो सेक्सुअल जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है फर्दर. ओके? तो यहाँ पे देखो फिर इसको दिया गया है हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो जाता है टेस्टिस में या ओवरीज में. मेल में जाएगा टेस्टिस में, जाके वो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है मेल हार्मोन उसको रिलीज कराएगा. और ओवरी में जाएगा फीमेल में, जाके एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसको रिलीज कराएगा. Is it clear? Then released in the bloodstream and reach parts of the body यानी कि टारगेट साइट. तो इसके बाद ये क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा. रिलीज होने के बाद वो जो टारगेट साइट है जो बॉडी पार्ट्स में उसका जरूरत है वहां पे जाके वो पहुंचेगा. स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी. तो ये जो है इसके आगे जो चेंजेस आता है प्यूबर्टी का चेंजेस है ये तो आपको पता ही है. नेक्स्ट देखो
Paleontologists have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. तो पैलियोलॉजिस्ट को अभी ये समझ में आ गया कि प्यूबर्टी जो होता है उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी मैच्योर होना जरूरी होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जब कैपेबल हो जाता है कोई कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है तो उस टाइम ये कंप्लीट होता है। ओके, बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूज और इट एंड्स सम टाइम। अब पहली और वो जो ये जानना चाह रहा है कि रिप्रोडक्टिव जो लाइफ साइकिल है ये तो स्टार्ट हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद, यानी कि एक इंसान जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। तो उसके बाद क्या ये कंटिन्यू चलता है ये प्रोसेस, यानी कि ये हमेशा हमेशा के लिए क्या वो इंसान रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल रहते हैं या एक सर्टेन एज तक वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। ओके, तो रोल जो है हार्मोन्स का ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ओके, adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। तो एडोलेसेंट तब कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, कब कैपेबल होता है जबकि टेस्टिस एंड ओवरीज गैमेट्स प्रोड्यूस करने में सक्षम हो, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज जब गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है तब ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females। तो ये जो कैपेसिटी है, ओके, ये जो कैपेबिलिटी है ये मेल में थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, यानी कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस ज्यादा दिन तक कर सकता है अगर आप कंपेयर करो फीमेल से। तो in females the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years। तो फीमेल का अगर आप बताओगे तो क्या होगा फीमेल का जो फेस है तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेस है ये स्टार्ट होता है 10 to 12 years ऑफ एज। उस फीमेल का 10 to 12 इयर्स एज हो जाने के बाद एक पर्टिकुलर एज के बाद जो स्टार्ट होता है मैच्योर ओवा रिलीज करना स्टार्ट करते हैं वो है 10 to 12 इयर्स। ओके, इसके बाद से ऑलमोस्ट 45 to 50 इयर्स तक वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल रहते हैं। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वन ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। तो फीमेल के पास दो ओवरी होता है, ये आप लोगों को पता है। तो दो ओवरी जो है ये ऑल्टरनेटिवली क्या करते हैं, मैच्योर एग को रिलीज करते हैं। तो एक मैच्योर एग रिलीज होता है 28 to 30 डेज टाइम लेता है मैच्योर होकर रिलीज होने में। तो इस बार अगर राइट ओवरी जो है वो अगर एक मैच्योर एग रिलीज किया तो उसके 28 to 30 डेज बाद दूसरे जो ओवरी है लेफ्ट साइड वाला जो ओवरी है वो फिर 28 to 30 डेज बाद वो एक मैच्योर एग रिलीज करता है। क्लियर, ऑल्टरनेटिवली रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। तो ये जो पीरियड है इस पीरियड में क्या होता है, जो यूट्रस का वॉल होता है, यूट्रस का वॉल जो है वो काफी थिक हो चुका होता है। क्यों? ताकि वो एग को रिसीव कर सके। ओके, अगर वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, जो मैच्योर एग जो रिलीज करता है ओवरी से, वो एग अगर फर्टिलाइज हो तो फर्टिलाइज होने के बाद कहाँ रहेगा, यूट्रस का वॉल इसलिए थिक हो जाता है ताकि वो उसको रिसीव कर सके। ओके, दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करता है तो ये प्रेगनेंसी होता है। ओके, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस
along with its blood vessels are shed off. तो अगर जो मैच्योर एग रिलीज हुआ था वो अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइज अगर ना हो तो उस टाइम क्या होता है, जो थिक लाइनिंग बना था यूट्रस के वॉल पे और ये जो मैच्योर एग था ये दोनों मिलकर ब्लड के साथ बाहर आ जाता है. ओके, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन व्हिच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. तो यही वुमेन का जो ब्लीडिंग होता है हर मंथ में जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन के बारे में आप लोग जानते होंगे. तो इसका रीजन यही है कि मैच्योर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, प्रेग्नेंट नहीं हुए, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो बाहर जो निकलता है उसको मेंस्ट्रुएशन के नाम से जाना जाता है. मेंस्ट्रुएशन occurs once in about 28 to 30 days. तो ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसका भी एक साइकिल होता है 28 to 30 days. ओके, the first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. तो ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है एक लड़की में, ओके, इसको हम लोग एक टर्म दिए हैं, एक टर्म से इसको जाना जाता है जिसका नाम है मेनर्ज. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. तो 45 से 50 years के एज में जब पहुंचते हैं कोई औरत तो उस टाइम उनका वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाता है. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज. तो ये जो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है इसका भी एक टर्म दिया गया है जिसको कहा जाता है मेनोपॉज. ओके, इनिशियली मेंस्ट्रुअल cycle may be irregular. It takes some time to become regular. तो जब स्टार्टिंग में ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एक लड़की में तो अभी आप क्या देखें 28 to 30 डेज का एक साइकिल होता है. उस बीच में मतलब 28 to 30 डेज बाद दोबारा होता है. सॉरी, तो 28 to 30 डेज बाद जो दोबारा मेंस्ट्रुएशन होता है ये स्टार्टिंग में जब एक लड़की की शुरू में जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें थोड़ा सा इरेगुलरिटी दिखाई दे सकता है. इट्स नेचुरल. ओके, और बाद में क्या होता है धीरे धीरे वो रेगुलर हो जाता है. अब देखो, पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फ्रॉम मेनर्ज टू मेनोपॉज. इज शी राइट? तो यहाँ पे पहले ये कहना चाहते हैं कि रिप्रोडक्टिव लाइफ एक वुमन का जो है वो कब से मेनर्ज से मेनोपॉज तक है. क्या वो सही है? ऑब्वियसली सही है. मेनर्ज मींस जब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और मेनोपॉज मींस जब से वो बंद हो चुका है. तो ऑब्वियसली जब से उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है एक लड़की का और जहां तक खत्म हो रहा है इस ड्यूरेशन में ही सिर्फ वो रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये भी कंट्रोल किससे होता है? हार्मोन से. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर. तो ये जो साइकिल है इस साइकिल में क्या क्या चीज रहता है? एग का मैच्योर होना, वो एग रिलीज होना, फिर यूट्रस का जो वॉल है वो थिकनेस होना, थिक होना. ओके, एंड आफ्टर दैट वो ब्रेक डाउन होके बाहर निकालना अगर प्रेगनेंसी ना हो तो. इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9. तो अगर वो एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो क्या होता है? उसका जो सेल है वो डिवाइड होने लगते हैं, फिर वो यूट्रस के जो वॉल होता है उसमें एम्बेडेड हो जाते हैं, उसमें फीड हो जाते हैं और फिर उसमें फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो आई थिंक ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये भी आप समझ गए होंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. एक बच्चे का सेक्स जो है वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से डिटरमाइन होता है. I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth
to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. तो यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि वो उसके मम्मी और उसके आंटी में बातचीत हो रहा था, जो होते हुए वो सुने कि वहाँ पे ये बातचीत कर रहे थे वो लोग कि उसका एक काजिन जिसका बच्चे होने वाले थे आगे, उसका क्या लड़की होगी या लड़का होगा, ये चीज लेके उन दोनों में बातचीत चल रहा था। ओके, तो अब पहले ये सोच रहा है कि एक फर्टिलाइज्ड एग उसमें लड़की या लड़का होगा, किस तरह से डिटरमाइन होता है। ओके, बॉय और गर्ल, दिस इज द क्वेश्चन। कि एक फर्टिलाइज्ड एग तक तो ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं, बट वो फर्टिलाइज्ड एग एक बेबी बॉय का जन्म देगा या एक बेबी गर्ल का जन्म देगा। अब देखो, inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes in the fertilized egg. तो inside the fertilized egg, जो fertilized egg है उसके inside में और जो zygote है, zygote के नाम से भी आप लोग जानते हैं, zygote is the instruction for determining the sex of the baby. तो ये जायगोट को एक इंस्ट्रक्शन पहले से मिल चुका होता है। कैसे इंस्ट्रक्शन? दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंस्ट्रक्शन जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। आप सेक्स क्रोमोसोम के नाम सुने होंगे। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। तो चैप्टर 8 में आप पढ़ चुके थे कि क्रोमोसोम्स जो है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। तो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, राइट? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes. तो ये जो 23 टोटल क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स रहता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ओके, नेम्ड X एंड Y। ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है इसका नाम है X एंड Y। सॉरी, a female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि जो फीमेल होते हैं उनके पास भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो मेल होते हैं उनके पास भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। अब जो मेल है उनके पास एक X एंड दूसरा Y, ये 2 तरह के क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फीमेल होते हैं उनके पास दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम ही X है। ओके, द गैमेट्स egg and sperm have only one set of chromosomes. अब जो गैमेट्स होता है, जो एग और स्पर्म है, ओके, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, ये दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट रहता है क्रोमोसोम्स का, या तो X रहेगा या फिर Y रहेगा। ओके, दोनों से कोई भी एक ही क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट रहेगा। अब आपको पता है कि गर्ल्स जो है, गर्ल के पास क्या रहता है? दोनों एक सेक्स, राइट? लेकिन बॉय के पास क्या रहता है? X एंड Y। अब दोनों का जो क्रोमोसोम है दोनों से कोई एक ही दे सकते हैं क्रोमोसोम, राइट? तो गर्ल्स दोनों में से कोई भी दे, क्या आएगा? X आएगा। अब बॉय दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, तो पहले अगर XX आया तो एक क्या होगा? गर्ल, एंड फर्दर गर्ल्स अगर दोबारा देते हैं तो क्या दे सकते हैं? X और बॉय Y दे सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे किसका जन्म होगा? बेबी बॉय का। The fertilized egg always has 1 X chromosomes. तो fertilized egg जो है उसके पास हमेशा एक X क्रोमोसोम्स रहता है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के पास दोनों ही X है। गर्ल्स दोनों में से कुछ भी एक दे तो कौन से क्रोमोसोम्स देंगे? X क्रोमोसोम ही देंगे,
राइट? यहाँ पे भी देखो गर्ल्स एक्स क्रोमोसोम दिए, यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम दिए। बट स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड्स, लेकिन स्पर्म दो तरह की होता है। वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम्स एंड द अदर काइंड हैज अ वाई क्रोमोसोम। तो बॉय के पास दो तरह के क्रोमोसोम होता है, जो स्पर्म होता है उसमें दो तरह की क्रोमोसोम्स होता है प्रेजेंट, एक तो एक्स एंड द अनदर वन इज वाई। सी फिगर 10.4, फिगर 10.4 अच्छे से देखो। When a sperm containing X chromosomes fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes and develop into a female child. तो जो बॉय का जो स्पर्म है उसमें दोनों तरह की क्रोमोसोम्स होता है प्रेजेंट। गर्ल्स के पास एक ही तरह की क्रोमोसोम्स होता है, गर्ल्स एक जो होता है। तो यहाँ से जो आना है, क्या आना है? एक्स ही आना है। और इधर से अगर एक्स क्रोमोसोम आया तो दोनों मिलके क्या होगा? एक्स एक्स, और एक्स एक्स मींस गर्ल। तो यहाँ पे किसका जन्म होगा? ये एक अगर फर्टिलाइज हुआ तो किसका जन्म होगा? एक बेबी गर्ल का जन्म होगा। If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. अब अगर ये जो स्पर्म है उसमें से अगर Y क्रोमोसोम जाके फर्टिलाइज करता है एक्स के साथ, एक के साथ, तो एक के साथ फर्टिलाइज करेगा Y क्रोमोसोम, तो एक में क्या था? एक्स क्रोमोसोम था। एक्स एंड Y फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा? XY बनेगा। XY क्रोमोसोम किसके पास रहता है? बॉय के पास। तो यहाँ पे जो बच्चे का जन्म होगा, कौन सी बच्चे का? बेबी बॉय। क्लियर? Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. तो क्या अभी आपको समझ में आया कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स बॉयज का है, फादर का है, वो डिसाइड करता है कि बेबी का जन्म जो होगा सॉरी, बेबी का जन्म जो होगा वो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. तो क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि हमेशा औरत लोगों को या बच्चे का जो मम्मी होते हैं उन्हीं को दोष दिया जाता है, उन्हीं को कोसा जाता है। क्यों? कि बेबी गर्ल का जन्म क्यों हुआ? तो यहाँ पे उनका क्या करने का है? उनके पास कुछ है? ओनली two types of chromosomes are there. Two chromosomes are there, and both are X chromosome, right? But जो father है उनके पास two others chromosomes are there, right? One is X and another one is Y. So X chromosomes अगर स्पर्म जो है वो अगर X क्रोमोसोम वाले स्पर्म आके फ्यूज होता है तो बेबी गर्ल का जन्म होता है, और अगर Y क्रोमोसोम फादर का आके फ्यूज होता है एक के साथ तो वो बेबी बॉय का जन्म देता है। तो यहाँ पे जो बच्चे का जो माँ होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। इज इट क्लियर? हालांकि किसी के हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे कौन सी स्पर्म आके फ्यूज करेगा किसको पता है? स्पर्म तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होता है, एक साथ रिलीज होता है, तो वहाँ पर रेस में जो फास्ट आता है वही जाके फ्यूज होता है। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। लुक एट फिगर 10.3 अगेन। 10.3 जो फिगर है उसको फिर से ध्यान में लाओ। फिगर 10.3, the hormones secreted by pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. तो फिगर 10.3 में क्या दिया गया है? जो हार्मोन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो जाके टेस्टिस और ओवरीज में, टेस्टिस का और ओवरीज का जो हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, राइट? एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
वो एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये कहाँ पे है? अटैच टू द ब्रेन. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. तो pituitary gland को छोड़ के, testes को छोड़ के, ovaries को छोड़ के और भी endocrine glands हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि thyroid gland, pancreas, फिर adrenals, ये सारे ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. आप इसका फिगर जो है 10.5 पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कहाँ है उसका पोजीशन बता दिया गया है. अच्छे से देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? देखो ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट. देन थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं आप बुक्स में पेज नंबर 119. देन एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, फीमेल में अगर ओवरी है, फीमेल में जो ओवरी होता है उसका पोजीशन बता दिया गया है. मेल में जो टेस्टिस होता है उसका पोजीशन बता दिया गया है. तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में. ओके, बस इसमें जो मेल होंगे उनमें टेस्टिस रहेगा, जो फीमेल होंगे उनमें ओवरीज रहेगा. क्लियर? बोजो एंड पैली had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bloody throat. तो वो जो पहले एक बार विजिट किए थे अपने आंटी के पास जो कि डॉक्टर थे और उन लोगों को याद है कि वहाँ पे एक इंसान था जिसका नाम था, एक लड़का था जिसका नाम था काका. और काका को क्या देखे थे? उसका थ्रोट जो है वो काफी फूल चुका था यहाँ पे. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. तो उसके आंट ने उन लोगों को बताया कि वो जो काका है वो एक बीमारी से सफर कर रहा है. कौन सी बीमारी? गोइटर नाम की एक बीमारी जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं गोइटर के बारे में. और ये बीमारी कहाँ पे होता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है. देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? गर्दन पे यहाँ पे है. तो वो थायराइड ग्लैंड में होता है बीमारी. Sorry, Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. तो ये काका का जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करना जिसका नाम है थायरोक्साइन. तो थायरोक्साइन वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था. ओके, their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes. Sorry, because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. तो इसके अलावा उसके आंटी ने और भी बताया कि उनका जो अंकल है वो डायबिटीज से सफर कर रहा है. डायबिटीज एक फेमिलियर डिजीज है, इसके बारे में सबके मुंह में आप सुनते होंगे. डायबिटीज हुआ है, मिठाई नहीं खाना है, पोटैटो नहीं खाना है, राइस नहीं खाना है, कितना सारे चीजें है ना. तो ये जो डायबिटीज है ये क्यों होता है पता है? क्योंकि जो पेनक्रियास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी एक तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन. अब इंसुलिन अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस ना हो तो उस टाइम डायबिटीज होता है. ओके, बोजो एंड पैली देन आस्क्ड देयर aunt about the adrenal glands which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. तो इसके बाद बोजो एंड पैली उसके आंटी से पूछे एड्रेनल ग्लैंड्स जो है उसके बारे में. इतने देर तक एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता रहे थे, तो आप एड्रेनल ग्लैंड जो है उसके बारे में भी पूछे थे जो कि उसके आंटी के क्लिनिक पे एक चार्ट पे टंगा हुआ था. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. तो उसके आंटी ने क्या बताया कि ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स है ये एक तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका काम क्या होता है? ब्लड में सॉल्ट का बैलेंस बना के रखना. ओके, एड्रेनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनालिन. सॉरी, तो एड्रेनल्स ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन. ओके, एड्रेनालिन. इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस when one is very angry, embarrassed or worried. तो ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये क्या करते हैं? ये हमारे
स्ट्रेस को, हमारे गुस्सा को, फिर हम लोग जब काफी गंभीर सोच में डूबे हुए होते हैं, उस तरह की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसको ये कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है। ओके, थायराइड एंड एड्रेनल्स सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। तो देखो, ये जो थायराइड है, जो एड्रेनल्स है, ये अपने से रिलीज नहीं करता। ओके, ये अपने से हार्मोन प्रोड्यूस करके रिलीज नहीं करता, इसको सिग्नल दिया जाता है। कौन सिग्नल देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करके यहाँ से ये उस ग्लैंड के पास पहुंचाता है, वहां पे नोटिफिकेशन देता है, तो उसके बाद वहां से हार्मोन्स रिलीज होता है। ओके, पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, जो मेन ग्लैंड एक्चुअल, ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है, जो कि एक इंसान का नॉर्मल ग्रोथ जो है उस पे डिपेंडेंट रहता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है उस पे। ओके, आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स आल्सो? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन? तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स जो है उसके पास भी ये हार्मोन्स होता है क्या? उसका भी रिप्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स की कोई जरूरत पड़ता होगा? क्या लगता है आप लोगों को? ये आप लोगों को बताने हैं। देन कौन सी ग्लैंड एक साइड में, लेफ्ट साइड में? फर्स्ट class work is you have to write down the hard words and explaining, rather than you have to write down in left side the glands name. Okay, जो glands के बारे में अभी आप लोग पढ़े हैं उस glands name लिखेंगे, और राइट साइड में आपको लिखना है secret hormones। कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है वो आपको राइट साइड में लिखना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक रहने देते हैं। बाकी का जो टॉपिक है, दो टॉपिक वी विल लर्न नेक्स्ट क्लास। ओके, सो फॉर नाउ बाय, हैव अ गुड डे।